हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने अभी तक के लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात की, केमिकल इक्वेशंस को कैसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल्स में बात किया था रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। और आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे एवरीडे लाइफ में, हम जो इस दुनिया में हैं, हम ऑक्सीडेशन का क्या असर देखते हैं। हमारे चारों तरफ हमें ऑक्सीडेशन के अनेक असर दिखते हैं, ठीक है ना। और उसमें से मेन दो हैं, एक है कोरोशन ऑफ मेटल्स, मेटल का कोरोड हो जाना, और दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड, फूड का खराब हो जाना। दोनों पे हम डिटेल्स में बात करेंगे आज के लेक्चर में, तो इन्हीं दोनों पे हमें आज बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आप ये बात जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सी गैसेज अवेलेबल हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत सी चीजें ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में हैं। और अगर कोई मेटल आप जानते हैं मेटल अच्छा खासा रिएक्टिव होता है, तो अगर मेटल ऐसे ही खुले में रखा हुआ है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो दूसरी गैसेज होंगी या दूसरे केमिकल्स होंगे, उनसे उस मेटल का रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होना ही चाहिए। मेटल्स आर रिएक्टिव ना, तो मेटल अगर रिएक्टिव हैं तो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो दूसरे केमिकल्स हैं या गैसेज हैं, उनसे वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से मेटल सरफेस पर केमिकल चेंज होगा। मेटल सरफेस पे क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। और इसी को हम कहते हैं कोरोशन ऑफ मेटल्स। क्या कहते हैं? कोरोशन ऑफ मेटल्स। जैसे आप एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, आपने कभी देखा होगा कि जो आप अगर कभी सिल्वर का कोई आदमी चेन पहनता है तो समय के साथ वो चेन काला पड़ जाता है, सिल्वर का चेन काला पड़ जाता है। किसका एग्जांपल है? कोरोशन का एग्जांपल है। सिल्वर का सरफेस क्या हो गया? काला पड़ गया। कलर, चेंज इन कलर, किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है ना, चेंज इन कलर। तो यानी कि यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ ना बुआ? तो केमिकल रिएक्शन हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसका कोरोशन हो गया, एनवायरनमेंट में मौजूद किसी सब्सटेंस के साथ इसने रिएक्ट किया। किसके साथ रिएक्ट किया? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। सिल्वर जब H2S के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कलर में ब्लैक होता है, और उसी की वजह से जो है आपका सिल्वर का चेन ब्लैक हो जाता है। और अगर आप उसे फिर ले जाओगे किसके पास? गोल्ड स्मिथ के पास, तो उसे क्या करेगा? साफ करके देगा, एक केमिकल में डुबाएगा, वो ऊपर वाला लेयर हटा देगा, आपका सिल्वर फिर से चमकने लगेगा। लेकिन जब आप साफ कराने गए और आपने उसको जो ही साफ करवाया, उसने उसका बस कुछ नहीं किया, साफ नहीं किया, उसने क्या किया? केमिकल में डाल के उसके ऊपर वाले लेयर को समाप्त कर दिया। तो ऊपर वाला लेयर समाप्त हो गया, सिल्वर सल्फाइड का जो लेयर बना था वो हट गया, फिर से सिल्वर एक्सपोज हो गया, फिर से सिल्वर चमकने लगा। लेकिन फिर आप उसे पहनोगे, फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा? फिर से वो H2S के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से सिल्वर सल्फाइड का लेयर बन जाएगा, फिर से वो ब्लैक हो जाएगा, होगा ही। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कॉपर, तांबा जानते हो आप? तांबा का अगर आपके घर में कोई बर्तन हो और कुछ हो नहीं हो, तो छठ उठ के समय में, हम लोग बिहारी हैं, छठ मनाते हैं, तो छठ के समय में वो एक कोनिया जैसा होता है, कोनिया कहते हैं उसको, वो पीतल का बना होता है, सिल्वर का, तांबा का बना होता है। उसको देखिएगा मम्मी जब निकालती है, वो छठ में ही यूज होता है, तो उस पर ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है, कॉपर के ऊपर में ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है। या सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आपने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम सुना है, जो अमेरिका में खड़ा है ऐसे हाथ में मसाल लेकर के? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो कॉपर का बना हुआ है, प्योर कॉपर का बना हुआ है। और अगर आप उसका डायग्राम, उसका अगर फिगर देखोगे गूगल पे या बुक में कहीं पर देखे होगे, तो वो ग्रीन कलर का दिखता है, वो ग्रीन कलर का है। सच में वो ग्रीन कलर का नहीं है, वो ब्राउन कलर का है। कॉपर तो ब्राउन होता है ना कलर में, तो वो ब्राउन कलर का है, लेकिन वो ग्रीन हो गया क्यों? क्योंकि उसका कोरोशन हुआ। क्योंकि उसका क्या हुआ? कोरोशन हुआ। एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल्स के साथ उसने रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके उसने क्या कर दिया? अपने चारों तरफ
एक दूसरे केमिकल का उसके सरफेस पे जो रिएक्शन हुआ, सच में किससे रिएक्ट किया वो मैं बता ही देता हूं। कॉपर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उसमें मॉइस्चर भी होता है, तो वो बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 डॉट, मैंने क्या कहा, मैं रिएक्शन लिख देता हूं, आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने पहले सिल्वर का एग्जांपल लिया था, मैं उसका भी रिएक्शन लिख देता हूं आपको, जिससे कि समझ में आ जाए। सिल्वर जो होता है Ag, वो जब रिएक्ट करता है, सॉलिड है, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ? H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ, तो वो बनाता है, गैस के साथ वो बनाता है AgS, यानी सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड, सॉलिड है ये कोट बन जाता है, और प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। यहां पर मैं ऐसे सीन लगा दूं, यानी हाइड्रोजन इवॉल्व हो गया। तो इसी की वजह से ये सिल्वर था। देखिए, आप चाहो तो इस सबको लिख सकते हो, नोट में तो एग्जाम्पल कोई लिखा नहीं हुआ, आप चाहो तो लिख सकते हो। और ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, आप जानते हो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, और ये जब, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सिल्वर सल्फाइड, जो कलर में कैसा होता है? कलर में ब्लैक होता है, और यही ब्लैक कोटिंग बनता है, ब्लैक। और ये हाइड्रोजन है, ये तो सब जानता है हाइड्रोजन है, इसको लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, हाइड्रोजन है जो इवॉल्व हो गया। तो देखिए, तो यही रिएक्शन होता है सिल्वर के सरफेस पर। अब देखो तुमको कि सर सरफेस पे ही क्यों होता है? अरे सरफेस पे ही ना होगा, अंदर वाला सिल्वर थोड़े एयर के कांटेक्ट में है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड कहां से आया? फ्रॉम एयर। कहां से आया? एयर में जो मौजूद था हाइड्रोजन सल्फाइड, उससे आया ये। तो एयर के कांटेक्ट में कौन था? सरफेस का ही नहीं सिल्वर था, तो उसी का ना कोरोसन होगा। ये कोरोसन ऑफ सिल्वर का रिएक्शन हो गया। अगर आप कोरोसन ऑफ कॉपर का रिएक्शन देखना चाहते हो, तो कॉपर का अगर आप देखोगे तो हो जाएगा Cu सॉलिड, ये जब रिएक्ट करेगा CO2 गैस और O2 गैस। अब इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये कॉपर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, और जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CuCO3। यहां पर मैं चाहूं तो थोड़ा सा H2O भी लिख सकता हूं, मॉइस्चर भी चाहिए, या यहां नहीं, मैं नेसेसरी कंडीशन में लिख देता हूं उसे, मॉइस्चर है, मॉइस्चर अवेलेबल हो। जब मॉइस्चर होता है तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है, सॉरी देखिएगा, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये। इसको कहते हैं हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या कहते हैं बुआ? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये कलर में कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है, और ये सॉलिड है। तो यही बन गया किसके ऊपर? इसी का कोटिंग लग जाता है किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर, जिसकी वजह से वो ग्रीन लगने लगता है। तो ये बेसिक है। अब देखो ये बेसिक है नेचर में, तो बेस किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ। इसीलिए जब कॉपर को साफ करना होता है, हम आराम से नींबू लेते हैं और रगड़ देते हैं कॉपर के ऊपर, फिर से कॉपर चमकने लगता है। क्यों? क्योंकि बेसिक कॉपर कार्बोनेट उस नींबू के साथ, नींबू एसिड है, सिट्रिक एसिड है, उसमें एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ये लेयर हट जाएगा, और फिर से फ्रेश कॉपर क्या होगा? एक्सपोज हो जाएगा, और आपका कॉपर फिर से चमकने लगेगा ब्राउन कलर का। तो तुम चाहो तो आराम से नींबू लो और चल दो न्यूयॉर्क। नींबू लेना, रगड़ रगड़ के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को साफ करना, वो फिर से ब्राउन हो जाएगा। लेकिन तुम आओगे, पता चला 2-3 महीना 4 महीना के बाद फिर देखोगे, फिर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से कोरोसन होगा। आया समझ में? तो इसे को कहते हैं कोरोसन ऑफ मेटल, यानी मेटल सरफेस का धीरे धीरे क्या हो जाना? इटेन अप हो जाना। इटेन अप मतलब खा लिया जाना। क्योंकि देखो मेटल सरफेस पे पहले कॉपर था, अब कॉपर कार्बोनेट है, तो कॉपर तो चला गया ना। सिल्वर था, सिल्वर सल्फाइड है, तो सिल्वर तो चला गया ना। तो ये जो ग्रेजुअल चेंज आता है उसके सरफेस पर, इसी को हम कहते हैं क्या? कोरोसन ऑफ मेटल्स। क्या कहते हैं? कोरोसन ऑफ मेटल्स। सभी मेटल्स में कोरोसन होता है। एल्युमिनियम की अगर बात करो तो एल्युमिनियम में भी कोरोसन होता है। एल्युमिनियम का मैं एग्जांपल लूं, मैं सारा एग्जांपल ही ले रहा हूं, रेंसिडिटी को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए मैं इसे इरेज ही कर देता हूं। अगर मैं एल्युमिनियम वाला एग्जांपल लूं, तो अगर आप एल्युमिनियम लोगे तो वो एल्युमिनियम सॉलिड है, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, गैस के साथ, एनवायरनमेंट में मौजूद है, और वो Al2O3 बना देता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड सॉलिड। ये लेयर बन जाता है, और ये लेयर उसके ऊपर में चढ़ा रहता है। तो ये हो गया सिल्वर का कोरोसन। लेकिन सिल्वर में इसलिए पता नहीं चलता है कि ये जो आपका Al2O3 यानी कि सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर नहीं, सॉरी, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये भी कलर में व्हाइट ही होता है।
ये भी कलर में क्या होता है, व्हाइट ही होता है, और सिल्वर भी कलर में कैसा होता है, व्हाइट ही होता है। तो आपको पता ही नहीं चलता है कि उस पर लेयर बना है, लेकिन लेयर बनता है। कॉपर में क्यों पता चल गया, क्योंकि दूसरे कलर का बना। सिल्वर में क्यों पता चल गया, क्योंकि दूसरे कलर का बना। लेकिन होता कोरोसन किस में है, एल्युमिनियम में भी है, लेकिन पता नहीं चलता है क्योंकि वहां व्हाइट कलर का ही बनता है। और सबसे बेटर ढंग से कोरोसन दिखता है हमें किस में, आयरन में। आयरन में भी कोरोसन हमें दिखता है। और आयरन के कोरोसन का अगर एग्जांपल लिखूं, जो कि सबसे मेन एग्जांपल है, सबसे मेन कोरोसन हमें पढ़ाया ही जाता है किसके लिए, आयरन के लिए। तो आयरन का अगर आप मैं लिखूं तो Fe सॉलिड, और ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, O2 प्लस H2O के साथ। O2 क्या है, गैस है, और H2O क्या है, लिक्विड है। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये आपको बना देगा क्या, आपको बना देगा रस्ट, जिसका कि फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये है रस्ट। रस्ट आप जानते हो, रस्ट रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर में कैसा होता है, रेड ब्राउन। आयरन में देखा ही होगा ना, छारूर रख देते हैं तो क्या हो जाता है, उस पर रेड ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, रस्ट बन जाता है, जंग जिसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो यहां ये कहां से आया, ये आया एयर से। एयर कैसा एयर, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर से मैं जब आयरन को रखा गया तो आयरन के सरफेस पर रस्ट का लेयरिंग बन गया। अब देखो यहां पे ध्यान देने की बात है, तो आयरन में भी कोरोसन होता है, और आयरन के कोरोसन को हम कहते हैं रस्टिंग, क्योंकि रस्ट बन रहा है जिसे हम कहते हैं रस्टिंग। तो सवाल उठता है, मैं कह रहा हूं कि आयरन का कोरोसन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल उठता है क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी मेटल के लिए कोरोसन उतना मायने क्यों नहीं रखता है जितना आयरन के लिए रखता है। हम कहते हैं कि आयरन के लिए कोरोसन बहुत डेंजरस है। इसका एकदम सिंपल सा रीजन है, ध्यान से सुनिएगा। बाकी किसी मेटल का जब कोरोसन होता है तो जो केमिकल चेंज होता है, जो उसके ऊपर में सरफेस पे लेयर लगता है, जैसे सिल्वर के ऊपर में सिल्वर सल्फाइड का लग गया, कॉपर के ऊपर में कॉपर कार्बोनेट का लग गया, एल्युमिनियम के ऊपर में एल्युमिनियम ऑक्साइड का लग गया, तो ये लेयर लग जाता है ना, तो कोरोसन रुक जाता है, क्योंकि वो लेयर एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। अब वो फर्दर कोरोसन को रोक देता है। सिल्वर सल्फाइड का एक बार अगर कोट लग गया तो सिल्वर सल्फाइड ने क्या किया, सिल्वर और एयर के बीच में एक कवर का काम किया, एक मतलब सरफेस का काम किया, जो अब सिल्वर को एयर के कांटेक्ट में नहीं आने दे रहा है, तो सिल्वर बच गया। एल्युमिनियम का जब कोरोसन होता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करता है, एल्युमिनियम को बचा लेता है किससे, एल्युमिनियम ऑक्साइड के लेयर ने एल्युमिनियम को प्रोटेक्ट कर लिया एयर से। कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट के लेयर ने कॉपर को प्रोटेक्ट कर लिया किससे, एयर से। लेकिन आयरन बेचारा दुर्भाग्यशाली है, आयरन का जो रस्ट का लेयर लगता है वो झड़ जाता है। तो झड़ने की वजह से क्या हुआ कि फिर से फ्रेश आयरन क्या हुआ, एयर के कांटेक्ट में आ गया, और फिर से कोरोसन होगा। और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा आयरन ही न समाप्त हो जाए। समझ में आया आयरन के लिए कोरोसन डेंजरस क्यों है। बाकी मेटल का भी कोरोसन होता है, लेकिन कोरोसन के बाद उसके सरफेस पे जो लेयर लगता है वो उसे प्रोटेक्ट कर देता है, फर्दर कोरोसन नहीं होने देता है। लेकिन आयरन के केस में जो कोरोसन होता है तो वो रस्ट बन बन के झड़ते रहता है। तो बन बन के झड़ते रहने की वजह से क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए आयरन का कोरोसन क्या है, ज्यादा डेंजरस है, और वो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अरे आया समझ में। और आयरन के कोरोसन को क्या कहते हैं, रस्टिंग। यहां पर देखिए उसका डायग्राम फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सारे आप चाहो तो सारे को लिख सकते हो, आपके नोट में बेटर रहेगा। मैं डिफिनीशन पढ़ के सुनाता हूं कि क्या लिखा हुआ है कोरोसन का डिफिनीशन नोट में। देखिए, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एनी केमिकल ऑन देयर सरफेस। यानी सरफेस पे किसी भी केमिकल की वजह से, एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से अगर कोई उसका सरफेस खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो उसे क्या कहते हैं, कोरोसन ऑफ मेटल कहते हैं। और कोरोसन मेनली किसकी वजह से होता है, एयर में मौजूद ऑक्सीजन, एयर में मौजूद गैसेज से मेटल के ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है, तो जनरली सारे मेटल्स कोरोड होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कहते हैं, सॉरी, आयरन का जो कोरोसन होता है वो ज्यादा
डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो लेयर बनता है वो झड़ जाता है। हाँ, यहां पर एक चीज मैं बताना भूल गया था, सॉरी। देखिए यहां पर मैंने XH2O लिखा है। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सर फॉर्मूला में H2O का नंबर फिक्स नहीं है? मैं कहूंगा नहीं फिक्स है। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो ये X की वैल्यू ज्यादा होगी और जो लेयर होगा वो जल्दी झड़ जाएगा। आप देखे होंगे कि बरसात के समय में जो जंग लगता है और ऐसे समय में जो जंग लगता है, दोनों में अंतर होता है। अगर गर्मी के महीना में आयरन में जंग लगेगा तो वो जंग बड़ा पाउडरी सा होगा, लेकिन बरसात के समय में जब जंग लगेगा तो मोटा मोटा लेयर झड़ता है। कभी देखे हो क्या? देखे होंगे शायद, या गौर कीजिएगा आप। तो ये X का नंबर वैरी करता है और ये X कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि इन्वायरमेंट में कितना मॉइस्चर है। अगर ज्यादा मॉइस्चर होगा तो X का वैल्यू ज्यादा होगा, कम मॉइस्चर होगा तो X का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो जनरली सारे मेटल्स का कोरोशन होता है और आयरन का भी होता है। और आयरन के कोरोशन को क्या कहा जाता है? रस्टिंग कहा जाता है। क्यों आयरन का कोरोशन ज्यादा डेंजरस क्यों है? क्योंकि जो रस्ट बनता है वो फिर से क्या हो जाता है? झड़ जाता है। तो सारी बातें आपके नोट में लिखी हुई है, डिफिनीशन भी लिखा, इक्वेशन भी यहां से आप लिख लीजिएगा, एग्जांपल में उतार लीजिएगा। अब देखिए अगर रस्टिंग होनी है, अगर रस्टिंग होनी है, अब हम लोग रस्टिंग पे फिक्स कंसंट्रेट करेंगे, कोरोशन को छोड़ देते हैं। कोरोशन क्या होता है समझ में आ गया। अब हम लोग रस्टिंग पे आते हैं। तो देखिए रस्टिंग होने के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस है। पहला ऑक्सीजन होना चाहिए और दूसरा वाटर होना चाहिए, यानी कि मॉइस्चर होना चाहिए। वाटर भी होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल भी होना चाहिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई भी एक नहीं होगा तो कोरोशन नहीं होगा। और इसका एग्जांपल, इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि आप क्या कीजिए ना, आयरन नेल ले लीजिए और उसे क्या कर दीजिए ड्राई एयर में, या मान लीजिए कि ड्राई एयर में, ड्राई एयर करने का मतलब जिसमें मॉइस्चर नहीं है, एयर ब्लोअर से हवा भर दिया जाता है। एयर ब्लोअर समझते हो ना, जिससे कि बाल सुखाया जाता है। तो वो डाल के हवा भर दिया जाता है और कॉर्क बंद कर दिया जाता है। कितना भी दिन के बाद देखोगे आयरन नेल में कुछ कोरोशन नहीं हुआ, यानी कि क्या हुआ, वहां पर H2O नहीं था तो नहीं हुआ कोरोशन। या क्या जाता है, पानी में ही डुबा दिया जाता है, लेकिन पानी में डुबाने से पहले पानी को खौला दिया जाता है। तो पानी को खौलाने की वजह से क्या होगा कि उसमें जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वो उड़ जाएगा। तो पानी में अब कोई ऑक्सीजन बचा नहीं और उसमें तुमने आयरन नेल डाल दिया, कॉर्क लगा दिया, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन है नहीं, तो वो आयरन नेल फिर कोरोड नहीं होगा। मतलब कि ऑक्सीजन नहीं था, पानी में डूबा हुआ है, बस ऑक्सीजन नहीं है तब भी नहीं हुआ, और एयर में ही रखा हुआ है, मॉइस्चर नहीं है तब भी नहीं हुआ। यानी कि अगर कोरोशन होना है तो दो चीज नेसेसरी है, क्या क्या, ऑक्सीजन भी और मॉइस्चर भी। इन दोनों के किसी भी एब्सेंस में नहीं हो पाएगा। ठीक है। जो रस्टिंग है वो अनवांटेड है, क्योंकि ये आयरन ऑब्जेक्ट्स को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। और आयरन हमारा एक बेस मटेरियल है हमारे कंस्ट्रक्शन का। चाहे कहीं भी पुल बनाए, मकान बनाए, कुछ भी करते हैं हम अपना ग्रिल बनवाते हैं, हमारा मोटरसाइकिल बनता है, या हमारे जितने भी व्हीकल्स बनते हैं, सब में आयरन का यूज होता है, सब में आयरन का यूज होता है। और रस्टिंग उसका सबसे बड़ा समस्या है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें मेथड्स पता होना चाहिए जिससे कि हम रस्टिंग को रोक सके, जिससे कि हम क्या कर सके, रस्टिंग को रोक सके। और रस्टिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, तो रस्टिंग को रोकने का एक ही तरीका है सबसे अच्छा, कि आयरन को एयर के कांटेक्ट से खत्म कर दो। आयरन और एयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आने दो, उनके बीच में कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि आयरन जो है वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। तो क्या करोगे, तो इसके अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। पेंट कर दिया जाता है, पेंट बंद कर दिया जाएगा तो आयरन और एयर के बीच में पेंट आ जाएगा। यानी तो ऑयलिंग कर दी जाती है, लुब्रिकेंट लगा दिया जाता है, ग्रीस ऑयल कुछ भी लगा दिया जाता है, नहीं, या नहीं तो आप जो है सो गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है ना, कि आयरन को जिंक में डिप कर दिया जाता है, जिंक को मोल्ट करके, जिंक को, कभी आपने रेलवे का पुला सब देखा है, रेलवे का पुला सब जो बनता है उसमें जो लगता है स्ट्रक्चर, उसमें देखिएगा एकदम चमकता हुआ रहता है ऊपर से, वो क्या रहता है, वो गैल्वेनाइज्ड आयरन रहता है। आयरन को क्या कर दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है जिंक में, मोल्टेन जिंक में। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या जाता है, मतलब ये मेथड ऐसा हुआ कि आयरन को आप उससे ज्यादा रिएक्टिव किसी मेटल में डिप कर दिए, तो जो ही आपने डिप किया तो उसके ऊपर में उसका एक लेयर चढ़ गया। तो अब मान लो कि जिंक में मैंने आयरन को डुबा दिया, तब आयरन के ऊपर में जिंक का लेयर बन गया। और अब एयर के कांटेक्ट में कौन है, जिंक है, और जिंक जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और जिंक ऑक्साइड का लेयर जिंक के ऊपर में लग जाएगा, और जिंक ऑक्साइड झड़ेगा नहीं तो रुक जाएगा ना, कोरोशन रुक जाएगा। और अगर वो रुक गया, जिंक बच गया, तो फिर नीचे में आयरन है वो भी बच गया। आया समझ में, इसको भी गैल्वेनाइजेशन से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या नहीं तो इसके अलावा भी बहुत से
इसके अलावा क्या किया जा सकता है, इसके अलावा आप चाहो तो एंटी रस्ट सॉल्यूशंस भी आते हैं, देखते हैं मोटरसाइकिल सब में होता है एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि ये देखिए, ये जो Fe2O3 है वो आपका क्या होता है, ये है आपका मेटल, आयरन का है मेटल, और ये है मेटल का ऑक्साइड। यानी ये नेचर में कैसा होगा, नेचर में मेटल का ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, मेटल का ऑक्साइड नेचर में होता है बेसिक। याद रखिएगा, पढ़ेंगे हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर में। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होता है। तो हम करते क्या है ना, एंटी रस्ट होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशंस होते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशंस होते हैं, अल्कलाइन क्रोमेट्स हो सकता है या अल्कलाइन फॉस्फेट्स हो सकता है, उसका सॉल्यूशन होता है। वो हम क्या करते हैं ना, गाड़ी सब पे इस्तेमाल किया जाता है, महंगा कार सब में रस्ट लग जाएगा तो बेकार हो जाएगा ना, तो उस पर देखिएगा आप एंटी रस्ट सॉल्यूशन आता है, वो हम स्प्रे कर देते हैं, तो वो क्या करता है ना, प्रोटेक्ट कर लेता है, कोरोशन नहीं होने देता है। वहां ऑलरेडी बेस अवेलेबल होगा तो वहां पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो आप उसका एंटी रस्ट सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो बैरियर यूज कर सकते हैं, बैरियर में आप पेंट लगा सकते हैं, वायलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आप चाहे तो किसी केमिकल का लेयर बना सकते हैं जो उसे प्रोटेक्ट कर ले, यानी तो गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, जिंक में डुबा दीजिए आयरन को, यानी तो एंटी रस्ट सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो क्या करेगा, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सब मेथड्स हैं जिससे आप रस्टिंग को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और रस्टिंग का बड़ा ही डैमेजिंग इफेक्ट है, क्योंकि आप देखते हो कि कोई मकान है पुराना होता है, खुद ब खुद उसका छत गिर जाता है। मेनली छत गिरने का सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि छत के अंदर में जो रॉड डाला हुआ था वो क्या हुआ, रस्ट बन गया वो, और रस्ट बन गया तो अब सिर्फ वो कंक्रीट बचा, थोड़ा सा भी भूकंप आएगा छत ढन बना के गिर जाएगा, क्योंकि उसका जो स्केलेटन था, स्केलेटन समझते हो ना, हड्डी, तो उसका स्केलेटन कौन था, वही रॉड ही था ना। छत का स्केलेटन क्या होता है, रॉड ही होता है, तो रॉड खत्म हो गया, छत गिर गया, तो प्रोटेक्शन जरूरी। अरे आया समझ में। तो वैसे तो ये था आपका कोरोशन। आई होप आपको कोरोशन समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी मतलब होता है कि फूड का खराब हो जाना। आप देखते हो, आप दाल बना के रख दो गर्मी के महीना में, और शाम में जाओगे तो दाल में से बैड स्मेल आने लगता है। या नहीं तो आप कुछ भी मान लो बनाओ, खाना बनाओ, सब्जी ही बनाओ, सब्जी को आप छोड़ दो, 1 दिन 2 दिन हो जाता है, उसमें से बैड स्मेल निकलने लगता है, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ये कहलाता है रेंसिडिटी ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन का जो डैमेजिंग इफेक्ट है किसके ऊपर, फूड के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी ऑफ फूड। क्या कह रहा था, देखिए क्या कि डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, यानी ये उसी फूड पे असर करेगा जिसमें फैट और ऑयल हो। आप देखोगे रोटी का जो है रेंसिडिटी नहीं के बराबर होता है, क्योंकि रोटी में कोई फैट या ऑयल नहीं है, लेकिन उसी रोटी में आप घी लगा के रख दो, महकने लगेगा, क्योंकि आपने उस पर ऑयल लगा दिया, फैट लगा दिया। अरे नहीं, तो रोटी जब ऐसे रखा हुआ है, सूखा रोटी रखा हुआ है, तो वो खराब नहीं होगा, लेकिन घी लग जाएगा वो खराब हो जाएगा, पराठा खराब हो जाएगा। तो जिस फूड में फैट या ऑयल है उसका बैड स्मेल देना या बैड टेस्ट देना, ये किसकी वजह से होता है, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है, और इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। यही रीजन है कि आप लेज खरीदते हैं या कोई भी चिप्स खरीदते हैं तो उसमें देखते होंगे हवा भरा रहता है। हवा भरने का 2 रीजन है। लेज खरीदे हो, कभी 5 रुपया वाला लेज में हवा मिलता है, लेज मिलता का है, 2-4 को लेज रहता है, तो उसमें हवा ही रहता है, उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है, एयर नहीं भरा रहता है, नाइट्रोजन भरा रहता है। एयर भरेगा तब तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगी, चिप्स खराब ही हो जाएगा। नाइट्रोजन भरा रहता है तो नाइट्रोजन से क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन रुक जाता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, उसका रेंसिडिटी नहीं हो पाता है। वो हवा भरने का एक फायदा और है, वो टूटेगा भी नहीं। अगर हवा नहीं होगा तो इसे मुक्का मारेंगे सब तो लेज झड़ जाएगा। तो एक फायदा तो ये है कि उसे चिप्स को प्रोटेक्ट करके भी रखता है, दूसरा ये है कि उसको रेंसिडिटी से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर टूटने से ही बचाना है तब तो जनरल हवा भी भर सकते हैं ना, लेकिन जनरल हवा नहीं भरते, नाइट्रोजन भरते हैं। क्यों, जिससे कि उसका रेंसिडिटी ना हो पाए। चले हम देखेंगे वो सब कुछ चीजों को। तो रेंसिडिटी की वजह से जो भी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड्स हैं वो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देने लगते हैं कुछ ही समय के बाद। रेंसिडिटी होता क्यों है, तो जो फैट और ऑयल मौजूद है उस फूड में वो क्या हो जाता है, एयर के ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज होने की वजह से, अब देखो एयर के ऑक्सीजन से जो ऑक्सीडाइज होता है उसे हम कहते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन। तो एयर के ऑक्सीजन की वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देने लगता है और खाना खाने योग्य नहीं रह जाता है।
अब सवाल उठता है कि रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं या कैसे स्लो कर सकते हैं। रोकना तो पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, स्लो कैसे कर सकते हैं? तो इसको अनेक मेथड्स हैं जिसके द्वारा आप यूज कर सकते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट मिक्स कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वैसे केमिकल्स होते हैं जो किसी चीज को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं, तो आप एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि दो मोस्ट कॉमन एंटीऑक्सीडेंट है, एक BHA है, एक BHT है। देखिए आपके नोट में लिखा हुआ, याद रखना है इसे। BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एरिसोल और BHT का मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। ये दो केमिकल्स हैं जिनको आप फूड के साथ मिक्स कर दीजिए, उसमें रेंसिडिटी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, इसे आप क्या कर सकते हो? नाइट्रोजन गैस में पैक कर सकते हो। अभी मैंने तुरंत कहा चिप्स उप्स को नाइट्रोजन गैस में पैक किया जाता है, तो नाइट्रोजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। आपको पता है ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में मेनली दो ही गैसेज तो हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन में आप पैक कर दो, ऑक्सीजन नहीं रहने दो। तो नाइट्रोजन में पैक कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन से बच जाएगा, रेंसिडिटी नहीं होगी। तो नाइट्रोजन में पैक कर सकते हो। आप इसे रेफ्रिजरेटर में लिख सकते हो, लो टेम्परेचर पे, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होता है तो उसको एनर्जी चाहिए, और अगर आप लो टेम्परेचर पे रखोगे तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो रेफ्रिजरेटर में रखने से भी फूड लंबे समय तक ठीक रहता है। और लाइट से दूर रख सकते हो, लाइट से दूर रखोगे तब भी क्या होगा? रेंसिडिटी से बच जाएगा, क्योंकि लाइट भी क्या करता है? एनर्जी देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है। यानी तो अगर आप चाहो तो एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो। एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर रखने का मतलब क्या कि हवा जाएगा ही नहीं, हवा जाएगा ही नहीं तो एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो एयर टाइट कंटेनर में फूड को रखते हैं तब भी जो है सो रेंसिडिटी से बच जाता है कई बार। या नहीं तो अगर आप चाहो, अच्छा आपके दिमाग में कई बार क्या होता है ना, अचार आप जानते हो, अचार को तो पूरा तेल में ही डुबा के रखा जाता है, लेकिन वो खराब नहीं होता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर अचार तो पूरी तरह से तेल में ही डूबा हुआ है, तो फिर अचार क्यों नहीं खराब हो रहा है? तो मैं क्वेश्चन दूंगा, आंसर दूंगा इसका बुआ कि रेंसिडिटी तभी असर दिखाता है जब आपके फूड में जब आपके फूड में क्या हो? जब आपके फूड में वोलाटाइल फैट हो। वोलाटाइल फैट कहने का मतलब ऐसा फैट जो खुद ब खुद उड़ रहा हो। वोलाटाइल मतलब होता है उड़नशील। तो वोलाटाइल फैट होता है ना, इसीलिए उस पर रेंसिडिटी का असर दिखता है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कुछ एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके कॉमन सेंस के लिए कि सर अचार को तो हम तेल में ही डुबा के रख रहे हैं और अचार खराब नहीं हो रहा है। अचार तब खराब होता है जब उसमें तेल नहीं दिया जाता है। तो जब आपने पूरी तरह से तेल में ही डुबा दिया तो एयर से तो अचार का कनेक्शन ही खत्म हो गया ना। अरे तेल में डूबा हुआ है अचार पूरा, तो पूरा तेल है ऊपर से, नीचे में अचार है, तो अचार का वो एयर से कनेक्ट ही खत्म हो गया। और जो एयर का लेयर है वो एयर वोलाटाइल, वो ऑयल जो है वो वोलाटाइल नहीं है। जो वोलाटाइल फैट होता है या वोलाटाइल ऑयल होता है उसी पे रेंसिडिटी का असर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या सारी कुछ इसमें रॉकेट साइंस तो था नहीं, सिंपल बातें थी, इस लेक्चर में कुछ खास था नहीं। तो आप देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये सारे रिएक्शंस लिख लीजिएगा। रेंसिडिटी में कोई रिएक्शन होता नहीं है, याद कर लीजिएगा। मेन रेंसिडिटी से प्रिवेंट कैसे करेंगे उसको याद कर लीजिएगा। तो सारी चीजें हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। ये आपका 10th का चैप्टर था, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यही आखिरी टॉपिक था, ये चैप्टर भी समाप्त हो गया इसके बाद। लेकिन इसमें अभी भी 2 लेक्चर्स और भी बनाए जा सकते हैं। एक लेक्चर तो पक्का आएगा ही आएगा, जिस लेक्चर में हम बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में। क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछा जाता है तो बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि रिएक्शंस कैसे होता है। जैसे लिखा रहेगा कि येलो कलर का सब्सटेंस था, उसमें डाले, उसका कलर गायब हो गया। या पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन था, उसमें एक तीसरा चीज डाले, रिएक्शन गायब हो गया, मतलब कलर गायब हो गया। तो आपको पता होना चाहिए ना कि किसमें कौन सा चीज डालने पर कलर गायब होता है, कब कलर चेंज होता है। तो जो इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस हैं, 8-10 रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं नेक्स्ट लेक्चर बना के डाल दूंगा। तो वो उससे आपको एक्सरसाइज बनाने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे भी हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स में आता है। तो वो नहीं होगा तो हम लोग इंस्टीट्यूट खुलेगा तभी कर लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे हम लोग लेक्चर नहीं बनाते, वो इंस्टीट्यूट खुलेगा तभी हम लोग उस पर बात कर लेंगे। तो ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि क्या डिसाइड करते हैं, लॉकडाउन का क्या होता है, उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे कि आगे क्या किया जाए, कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए या क्या स्टार्ट किया जाए, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज सीट आपको कल मिल जाएगा। आज का आप लेक्चर पूरा देख लीजिए, एक्सरसाइज सीट कल मिल जाएगा, वो एक्सरसाइज सीट बना लीजिएगा। और कल वो रिएक्शन वाला इंपॉर्टेंट सारे रिएक्शंस वाला लेक्चर भी कल आ जाएगा, तो उसको कर लेंगे। तो ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इंपोर्टेंट ये चैप्टर भी खत्म हो गया, उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोई भी नया, या तो केमिस्ट्री में स्टार्ट कर सकते हैं या बायोलॉजी में। फिजिक्स तो हम लोग इंस्टीट्यूट खुलेगी तभी पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स को बड़ी डिटेल्स में पढ़ना है हमें। या आप जानते ही हैं कि फिजिक्स कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे, तो उस तरह से पढ़ा जाएगा, इसलिए मैं इस पे लेक्चर नहीं बना रहा हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।